हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्पेस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपीजी हिस्ट्री। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ रहे थे क्या बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा था क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था, यानी कि पिछली पाठों में लैंगिक जन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं काफ़ी अच्छी तरीके से और लोगों को समझ में भी आ रहा है। लोग कमेंट में बता रहे हैं कि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो आज क्या हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पुष्प के नर जननांग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या पुंकेसर, यानी कि स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, पुष्प का। तो दोस्तों, हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए हैं 3 पार्टों में, इनके बारे में आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो हमने 3 टॉपिक कौन कौन से कंप्लीट किए थे। पहला क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि क्या होते हैं पुष्पी पादप। ठीक है, तो पुष्पी पादप हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने क्या कंप्लीट किया था, फ्लावर्स के बारे में हमने जाना था कि पुष्प का कौन सा भाग पुष्प होता है, पुष्प कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान लिया था। और तीसरे पार्ट में हमने क्या जाना था, पुष्प की संरचना के बारे में हमने जान लिया। उसके मैंने सभी भागों के बारे में बता दिया है। तो ये देखिए, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज हम जानने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यानी कि पुंकेसर में जो होता है परागकोश जो पाया जाता है उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। इसीलिए मैंने एंथर लिखा है, क्योंकि पुंकेसर में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो एंथर ही होता है, परागकोश ही होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो आज हम क्या बात करेंगे, एंथर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, पुष्प की संरचना के बारे में ये संबंधित है। तो दोस्तों, कभी कभी मैंने आपको बताया था पुष्प की संरचना में कि इसमें सेपल्स पाए जाते हैं, पेटल्स पाए जाते हैं, यानी कि बाह्य दल पाए जाते हैं और दल पाए जाते हैं। इतना तो मैंने बताया था। बाह्य दल क्या होते हैं और दल क्या होते हैं, ये मैंने चित्र में भी आपको दिखा दिया था कहाँ पाए जाते थे, इनका कार्य क्या होता था। तो ये जो सेपल्स पेटल्स होते हैं, कभी कभी इनकी जो संरचनाएँ होती हैं एक समान दिखती हैं। इनमें आप देखकर इनको भेद नहीं कर सकते हैं कि कौन सा सेपल्स है कौन सा पेटल्स है। जैसे मान लीजिए ये बाह्य दल था, तो जो पेटल्स है यानी कि दल है, इसकी भी संरचना सेम इसी की समान होती है। यानी कि ये बाह्य दल है और ये क्या है, दल है। सेपल और पेटल, तो ये जो संरचनाएं हैं दो, इनमें आप देखकर पता नहीं कर सकते कि क्या कौन सा भाग सेपल है और कौन सा पेटल है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, जब सेपल्स और पेटल्स एक समान दिखाई देते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, इस अवस्था को कहते हैं क्या, टेपल, यानी कि परिदल कहते हैं इस संरचना को। जब सेपल्स और पेटल्स एक समान दिखाई देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, परिदल कहते हैं। परिदल को इंग्लिश में टेपल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि दलों के समूह से दलपुंज बनता है और बाह्य दलों के समूह से क्या बनता है, बाह्य दल पुंज बनता है। तो ठीक इसमें भी क्या होगा, परिदलों के समूह से क्या बनेगा, चूंकि दल क्या होते हैं, चाहे ढेर सारे दल होते हैं, बाह्य दल भी ढेर सारे होते हैं, तो इनकी कुछ समूह तो हैं। तो इसी प्रकार से परिदल जब ये दोनों कहलाएंगे सेम संरचना, तो इसका भी समूह ही पाया जाएगा। तो देखिए, परिदल जब परिदलों के समूह को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं परिदल पुंज कहते हैं। परिदल कब कहलाएगा, जब दल और बाह्य दल एक समान दिखाई देंगे, सेपल्स पेटल्स क्या होंगे, एक दूसरे के समान दिखाई देंगे, तब उसको क्या कहते हैं, परिदल कहते हैं, टेपल्स कहते हैं। और जब टेपल्स का समूह होगा, यानी कि परिदलों का जब समूह होगा, तो उसको क्या कहेंगे, परिदल पुंज कहेंगे, पेरियंथ कहेंगे। क्या, पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, उनके समूह को पेरियंथ कहते हैं। पहले परिदल पुंज लिख देते हैं। ठीक है, पेरियंथ, इसको क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। इतना आपको समझ में आया, तो ठीक है, इतना ही आपको जानना था पुष्प की संरचना के बारे में। और अब बात करते हैं क्या, एंथर की संरचना के बारे में। तो एंथर कहाँ स्थित होता है, पहले हम पूरे पुंकेसर की संरचना बनाकर आपको बताएंगे कि एंथर कहाँ स्थित था। तो जब आप पुंकेसर की संरचना देखते हैं, क्या स्टेमन की संरचना देखते हैं, स्टेमन की जब संरचना देखते हैं आप, तो कुछ इस तरह की संरचना इसमें पाई जाती है। कुछ ऐसी संरचना होती है पुंकेसर की। ठीक है, अब पुंकेसर में क्या आप देखते हैं कि इसमें क्या होता था, कनेक्टिव होता था, ये कनेक्टिव है। ये जो कनेक्टिव है टिश्यू होता है, क्या होता है, टिश्यू ऊतक होता है।
ठीक है। और जो इसके नीचे था उसको क्या कहते थे, पुतंतु कहते थे, फिलामेंट कहते थे, ठीक। और इसके सबसे ऊपर वाला भाग जो है इसे परागकोश कहा जाता था, यही परागकोश है, परागकोश एंथर है, ठीक है। इतना तो आपको पता था, पहले से ही पता था इतना। तो अब क्या होता है कि जब हम एंथर को देखते हैं, देखने पे क्या पता चलता है कि एंथर में दो भाग होते हैं। कौन कौन से? दो पालियाँ पाई जाती हैं, दो पालियों से एक एंथर बना होता है, यानी कि एंथर क्या होता है, दो पालित होता है, दो लॉब्स इसमें पाए जाते हैं। एक पाली ये हो गया, एक फर्स्ट पाली हो गया, और एक क्या हो गया, सेकंड पाली हो गया। तो इनको क्या कहते हैं, लॉब्स कहते हैं। लॉब है वैसे तो इनको, इसको भी लॉब कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, पालियाँ हैं। जब एंथर को देखते हैं तो ये द्विपालित संरचना दिखाई देती है, इसी को एंथर कहा जाता है। और ये जो पालियाँ हैं किससे जुड़ी हुई हैं, कनेक्टिव से जुड़ी हुई, यूजियोतक से जुड़ी हुई, जिसे हम पैर में कामे मृदुतक कहते हैं, ठीक है। इतना आपको पता था। अब देखते हैं क्या, जब हम इस जो हमारा परागकोश है, जब इसका हम हॉरिजॉन्टल में कट करते हैं, यानी कि क्षैतिज में इसको जब काटते हैं, तो हमें इसके अंदर की संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ पता चलता है कि इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो चलिए इसको हम पहले कट करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो जब हम एंथर को काटते हैं तो कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है, कुछ ऐसे होता है संरचना इसके अंदर की। एंथर को जब काटते हैं तब ऐसी संरचना हमें मिलती है, ठीक है, ऐसी संरचना होती है। अब आप देख रहे होंगे कि ये द्विपालित, एक पाली इधर की है, एक फर्स्ट पाली थी, एक क्या थी, सेकंड पाली थी, ठीक है। एक फर्स्ट लॉब था, एक सेकंड लॉब था। अब इसमें क्या होता है, प्रत्येक पाली में दो दो क्या पाए जाते हैं, कोष्ठ पाए जाते हैं, दो दो कोष्ठ पाए गए। एक कोष्ठ ए हो गया, एक कोष्ठ ए हो गया, एक पाली में पाया गया, और इसमें भी एक एक पाया गया, लेकिन दो कोष्ठ इसमें भी पाए गए। अब देखिए क्या होता है, इन कोष्ठकों को क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या लघु बीजाणुधानी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। किसको कहते हैं, इन्हीं कोष्ठकों को क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं किसको, इन्हीं कोष्ठकों को, जो दो दो कोष्ठक पाए जा रहे हैं प्रत्येक पाली में, इन्हीं को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो क्वेश्चन भी उठ सकता है क्या कि एक परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। तो आपको पता है, आप कहेंगे 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। किसमें, एक परागकोश में, एक एंथर में 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। अब क्या करेंगे, ये जो था, ये जो संरचना है इस समय लघु बीजाणुधानी की, ये है क्या, अपरिपक्व, यानी कि जब ये परिपक्व नहीं हुआ है, पूर्ण विकसित नहीं हुए, इनमें सारी संरचनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, तब की ये संरचना होती है एक परागकोश की। अब क्या करेंगे, हम इसे विकसित करेंगे, यानी कि इसका विकास करेंगे, इसको परिपक्व करेंगे। कैसे करेंगे, एक एक स्टेप से इसको किया जाएगा, यानी कि इसमें यही घटनाओं द्वारा ये परागकोश में क्या होता है, लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु से परागकण बनता है, और जब परागकण बनेगा तो ही परागण क्रिया संपन्न हो पाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके एक एक स्तरों के बारे में पढ़ेंगे, कि स्टेप से इसके बारे में जानेंगे। तो एक चीज़ तो इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है कि इसमें क्या है कि इसके एक जो स्तर पाया जा रहा है, एक परत इसमें पाई जा रही है सब में, जो पहले से ही मौजूद है। वो क्या है, बाह्य त्वचा, इसको कहते हैं क्या, बाह्य त्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस। ये बाह्य त्वचा क्या है, सभी में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये पहले से ही मौजूद है चूंकि, इसीलिए इसको हम पहले बता दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो लघु बीजाणुधानी को जब हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे कोशिकाएं होती हैं ढेर सारी। तो ये कोशिकाएं जो है ये परागकण नहीं है, इन्हें हम परागकण नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, देखिए कोशिकाओं का समूह है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ऊतक भी कह सकते हैं, कि नहीं कह सकते, ऊतक कह सकते हैं, टिश्यूज कह सकते हैं। अब ये जो कोशिकाओं का समूह है, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो इन कोशिकाओं को जान लीजिए, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। क्या, अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय
कोशिका कहते हैं। किनको? इन्हीं कोशिकाओं को जो तो दोस्तों हमने क्या बताया कि जो लघुबीजाणु के अंदर कोशिकाएं पाएगी उन्हें हमने क्या कहा? अधोस्तरीय कोशिका कहा, जो लघुबीजाणु के अंतर्गत उपस्थित थी कोशिकाएं। ठीक है, तो अब क्या होता है इन कोशिकाओं में हाइपोडर्मस सेल्स में क्या होता है? वृद्धि होता है। वृद्धि होता है तो ये फूल जाती हैं। जब ये फूल जाती हैं तो ये कोशिकाएं कुछ ऐसी बड़ी बड़ी संरचनाएं बना लेती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी संरचनाएं के रूप में हो जाती हैं। तो इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? यानी कि संरचना में जब परिवर्तन हो गया तो भी इन कोशिकाओं को अलग नाम दे दिया जाता है, जिसे कहते हैं क्या? परापर्श कोशिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरस सेल। आर्कीस्पोरस सेल इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि एक परागकोश में क्या होता था? कोशिकाओं का समूह पाया जाता था। इन कोशिकाओं को अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। अब ये कोशिकाएं क्या होती हैं? वृद्धि करके फूल जाती हैं, तब इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? फूली हुई कोशिकाओं को क्या कहते हैं? परापर्श कोशिका कहते हैं, आर्कीस्पोरस सेल कहते हैं। इतना क्लियर है? अब देखते हैं क्या इन परापर्श कोशिकाओं में भी क्या होने वाला है। अब देखिए जो परापर्श कोशिकाएं बनी हैं, अब इनमें क्या होगा? विभाजन होगा। और विभाजन कैसा होगा? समसूत्री विभाजन होगा, मिटोसिस होगा। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? आइए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि समसूत्री विभाजन होता क्या है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो अच्छी तरीके से आता ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके बारे में हम बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये समसूत्री विभाजन होता क्या है। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में मिटोसिस कहते हैं। क्या? मिटोसिस। अब इसमें क्या होता है? मान लीजिए जैसे मैं मेल का ले रहा हूँ, पुरुष में, मनुष्यों में क्या ले रहा हूँ? मैं मेल का ले रहा हूँ गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब क्या होता है? जब इनमें समसूत्री विभाजन होगा यानी कि मिटोसिस होगा, तो समसूत्री माने कि समानता रहेगी किसमें? जनक कोशिका में, और पुत्रों की कोशिका में क्या होती है? समानता रहती है समसूत्री विभाजन में। यानी कि इसमें जितने क्रोमोसोम्स की संख्या होगी, गुणसूत्र की संख्या होगी, उतनी ही ठीक संख्या पुत्री यानी कि जो पुत्री कोशिका होंगी उनमें पाई जाएगी। यानी कि इसमें 46 पाया गया, तो जाहिर सी बात है जब समसूत्री विभाजन हो रहा है यानी गुणसूत्रों की संख्या समान होगी पुत्रों में, तो इसमें भी 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। इसी को क्या कहते हैं? समसूत्री। यानी कि कोई समसूत्री माने क्या होता है कि गुणसूत्रों में कोई विभाजन ना हो, यानी कि गुणसूत्र बटे ना, आधे आधे ना हो, तो ऐसे विभाजन क्या कहते हैं? हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो यही विभाजन होता है किसमें? परापर्श कोशिका में होता है। जब परापर्श कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनते हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या? ARCHI, आर्कीस्पोरियस सेल। ठीक है, एक है परापर्श कोशिका है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है क्या? मिटोसिस। ठीक, मिटोसिस माने समसूत्री विभाजन हो रहा है। अब जब इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है तो कितनी प्रकार की कोशिकाएं बन रही हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी। कौन सी कोशिका बनी? यही आर्कीस्पोरल क्या हो? 2 कोशिकाओं में विभाजित हो गया। तो पहला जो है इसको कहते हैं क्या? प्राइमरी पैराइटल सेल। पैराइटल सेल। ठीक है, और जो दूसरी कोशिका बनी उसे हमने क्या कहा? दूसरी कोशिका, एक मिनट, अब इसको मिटा देते हैं कुछ देर के लिए। अब ये इसको बेहतर तरीके से बना के आपको समझाएंगे। ठीक है, और ये जो दूसरी कोशिका बनी उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल और प्राइमरी पैराइटल सेल, ये 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी। किससे बनी? ये आर्कीस्पोरस सेल के समसूत्री विभाजन के दौरान 2 कोशिकाएं बनती हैं। ये प्राइमरी पैराइटल सेल जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। क्या? प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। इसको कहते हैं
प्राथमिक भित्ति कोशिका, और ये जो दूसरा है इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं बनी आर्किस्पोरल परापर्श कोशिकाओं से। ठीक है, अब क्या होता है, हम इसका एक एक करके अध्ययन करेंगे इन दोनों कोशिकाओं के बारे में। तो हम पहले इसको संरचना में बनाकर इसको दिखा देते हैं कि कैसी कोशिकाएं होती हैं, कहाँ स्थित होती हैं। तो आपको पता है कि पराकोश की संरचना, आंतरिक संरचना कुछ इस तरह की थी। ठीक है, इसमें क्या पाए गए, 4 लघु बीजाणु ध्वनियाँ पाई गई। अब प्रत्येक लघु बीजाणु ध्वनि में क्या पाया गया, कोशिकाओं का समूह पाया गया, ऊतक पाया गया। उन कोशिकाओं को हमने क्या कहा, अधोस्तरीय कोशिका कहा, हाइपोडर्मल सेल्स का नाम दिया। अब क्या हमने बताया कि हाइपोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं और फूल जाते हैं। अब फूलने के बाद इनको हमने दूसरा नाम दिया जिसको कहा हमने परापर्श कोशिका कहा। ठीक है, अब देखिए जो परापर्श कोशिकाओं में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन के दौरान दो प्रकार की कोशिकाओं में बट गया। पहला जो कोशिका था उसको हमने कहा प्राथमिक भित्ति कोशिका, और जो दूसरा कोशिका था उसको कहा हमने प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका कहाँ स्थित हैं। तो जब हम संरचना बनाए एक कोशिकी और इसमें लघु बीजाणु ध्वनि को दर्शाया, तो देखिए जब कोशिकाओं में विभाजन, अधोस्तरीय कोशिकाओं से परापर्श कोशिका में जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ है, दो प्रकार की कोशिकाएं बनी। एक को मैं नीले से दिखा रहा हूँ, एक को मैं काले से दिखा रहा हूँ। तो जो पहला नीला वाला कोशिका है उसको आप देख रहे होंगे, वो केंद्र में है, सेंटर में है, लघु बीजाणु ध्वनि के सेंटर में है, केंद्र में है। इस कोशिका को क्या कहते हैं, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका कहते हैं, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहते हैं। इस कोशिका को, इस कोशिका को क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस सेल लिख देते हैं। स्पोरोजेनस सेल कहते हैं किसको, जो सेंटर में कोशिका हुई, परापर्श कोशिका का जब विभाजन हुआ तो दो कोशिका बनी। जो कोशिका मध्य में पाई गई, सेंटर में पाई गई किसके, लघु बीजाणु ध्वनि के, उस कोशिका को हमने कहा स्पोरोजेनस सेल कहा, यानी कि बीजाणु जनक कोशिका कहा। और एक कोशिका को आप देख रहे होंगे जो साइड में किनारे की तरफ पाई गई है, किसके किनारे की तरफ पाई गई, लघु बीजाणु ध्वनि के किनारे की तरफ पाई गई है, उस कोशिका को हम कहते हैं क्या, प्राथमिक भित्ति कोशिका, यानी कि पैराइटल सेल। पैराइटल सेल इसे हमने कहा। ठीक है, इतना आपको पता चला। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इस पैराइटल सेल भित्तीय कोशिका के बारे में बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर भित्तियों का निर्माण करेंगे। इसे परिपक्व हो रहा है लघु बीजाणु ध्वनि, हमने पहले बताया। तो जब परिपक्व हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, भित्तियों का निर्माण करते हैं लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर। तो अब क्या होता है, इस पैराइटल सेल में क्या होता है, ये जो पैराइटल सेल होते हैं, भित्तीय कोशिकाएं जो होती हैं, वो भी क्या करती हैं, लगातार वृद्धि करती हैं। क्या लगातार वृद्धि करती है, वृद्धि कैसे करती हैं, इनमें भी लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है। समसूत्री विभाजन जब लगातार होता रहता है तो क्या करती हैं कोशिकाएं, पैराइटल सेल्स क्या करती हैं कि ऐसे कोशिका लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर क्या होती है, ऐसे कुछ अस्तर बना लेती है, कोशिकाओं का अस्तरों का निर्माण कर लेती हैं कुछ इस तरह से। अब क्या है, ये जो अस्तर हैं, अस्तरों का निर्माण किसने किया, प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने किया। पैराइटल सेल्स ने जब इसमें अस्तरों का निर्माण कर दिया, लेयर्स का निर्माण कर दिया, अब बताइए इसके मध्य में कौन सी कोशिका पाई जाएगी। हमने क्या बताया कि सेंटर में कौन सी कोशिका थी, स्पोरोजेनस सेल था, बीजाणुजनक कोशिका था। तो क्या होगा, इसके मध्य में वो इस तरह से सुरक्षित पड़ी रहेगी। अभी हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं क्या, प्राथमिक भित्तीय कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब ये अस्तरों का निर्माण कर लेती हैं, कई लेयर्स का निर्माण कर ली, तो उन अस्तरों को अलग अलग नाम दे दिया जाता है और उनके अलग अलग कार्य भी होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन्हीं अस्तरों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जब हम एक लघु बीजाणु ध्वनि का अध्ययन करेंगे तो वही सेम समस्या जब सभी लघु बीजाणु ध्वनि में वही प्रक्रिया हो रही है तो सभी का हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक के बारे में जानते हैं, एक लघु बीजाणु ध्वनि के बारे में जानते हैं। तो जब एक लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना बनाते हैं तो कुछ इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, ये क्या है, लघु बीजाणु ध्वनि है।
इसे हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो देखिए एक स्तर इसमें कॉमन था, कौन सा स्तर? सामान्य था। बाह्य स्तर या इसे बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये जो सामान्य है सभी में, तो सभी में पाई जाएगी। पहले स्तर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ, प्राथमिक द्वितीय कोशिका से इसका निर्माण नहीं हुआ है। ये सभी परागकोश के लघु बीजाणु धानियों में पहले से स्तर मौजूद था, ठीक है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। ठीक है। अब क्या होता है, ये तो सभी में पाया गया, पहले से ही मौजूद था। अब कोशिका विभाजन के द्वारा, यानी कि किसके कोशिका विभाजन हुआ था? प्राथमिक द्वितीय कोशिकाओं का जब समसूत्री कोशिका विभाजन लगातार हुआ, जो स्तर बने, उन स्तरों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला स्तर जो बनता है, जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है प्राथमिक द्वितीय कोशिका के विभाजन द्वारा जो बनता है, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थीसियम कहते हैं। हिंदी में अंतस्थीसियम कहते हैं, इंग्लिश में एंडोथीसियम कहते हैं। ये जो स्तर बना, इसे हमने क्या नाम देते हैं? देखिए जरा आप ध्यान दीजिए कि ये बाह्य त्वचा के ठीक अंदर की तरफ स्थित है। कहाँ स्थित है? बाह्य त्वचा के ठीक अंदर की तरफ स्थित है, ठीक है। तो इस स्तर को क्या कहते हैं? इंडोथीसियम नाम देते हैं, अंतस्थीसियम इसको कहते हैं। हिंदी में अंतस्थीसियम कहते हैं, अंतस्थीसियम कहते हैं, इंग्लिश में एंडोथीसियम कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो अंतस्थीसियम होता है, इसके अंदर भी एक बहुत से स्तरों का निर्माण किया है। किसी ने प्राथमिक द्वितीय कोशिका ने समसूत्री विभाजन करके बहुत से कोशिकाओं का एक स्तर बनाया। तो उन्हीं के बारे में जो अलग अलग कोष्ठकों में दिखाई दे रहे हैं, एक कोशिकाएं हैं। और जब जो मैंने पॉइंट दिखाया है एक कोशिका के अंदर, इन पॉइंट इसको क्या कहते हैं? एक केंद्रक है, न्यूक्लियस है प्रत्येक कोशिका के अंदर, ठीक है। तो ये एक केंद्रीय कोशिकाएं हैं, किसके विभाजन से बनी? प्राथमिक द्वितीय कोशिका के विभाजन से बनी। कौन सा विभाजन हुआ था? समसूत्री विभाजन हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, इसके अंदर भी स्तरों का निर्माण होता है। तो ये जो दूसरा स्तर बना है प्राथमिक द्वितीय कोशिका ने, जो अंतस्थीसियम के ठीक अंदर की तरफ स्थित है, इस स्तर को क्या कहते हैं? हम मध्य स्तर कहते हैं। अब आप लोग जरा इसमें ध्यान दीजिए, जो मैंने स्तर बनाया, ये स्तर क्या है? ये स्वयं 2, 3 या 1 स्तर के हो सकते हैं। पादप की जटिलता के आधार पर क्या होते हैं, पुष्पी पादपों में जो होते हैं, पुष्पों में जो परागकोश पाए जाते हैं, इसके अंदर ये स्तर जो होते हैं अलग अलग स्तरों में स्वयं होते हैं। यानी कि जैसे इसमें मैंने 3 स्तरों में दिखाया है, स्वयं 3 स्तरों का बना है। कौन बना? मध्य स्तर, मिडिल लेयर 3 स्तरों का बना है। यानी कि पादप की जटिलता के आधार पर हर एक परागकोश में इसकी जो स्तरों की संख्या होती है वो चेंज रहती है। किसी में 2 होगी, तो किसी में 1 होगी, किसी में 3 होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से होता है। तो इस स्तर को क्या कहते हैं? मिडिल लेयर कहते हैं, कि मध्य स्तर कहते हैं। ठीक, मिडिल लेयर कहते हैं। अब देखते हैं 3 स्तरों का बना है, स्वयं 3 स्तरों को मैंने इसमें दिखा दिया। किसी किसी में 2 स्तर दिखाया रहता है। अब जरा सोचिए, इसके अंदर का जो स्तर होगा वो कौन सा स्तर होगा, और वह 3 स्तर का होगा या नहीं होगा। तो जब हम इसके अंदर और सबसे आंतरिक स्तर के बारे में जानते हैं, तो इसके सबसे आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है एक परागकोश के लघु बीजाणु धानी के अंदर। ये सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है, और इसकी संरचना भी कुछ जटिल होती है। यह 3 केंद्रीय होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं बहुकेंद्रीय। ये क्या होता है? बहुत से इसमें केंद्र पाए जाते हैं, एक केंद्र नहीं होता है, इसमें बहुत से, किसी में 3, 4, 5, यानी कि बहुत से केंद्र इसमें पाए जाएंगे। इसे क्या कहते हैं? बहुकेंद्रीय कहते हैं, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि इस इन सभी कोशिकाओं में क्या पाया गया, एक एक केंद्रक पाया गया। किसमें, बाह्य त्वचा में। तो बाह्य त्वचा की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही मौजूद थी। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका के विभाजन से जो परतें बनी उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला अंतःथीसियम बना। अंतःथीसियम हमने देख रहे हैं एक एक केंद्रक पाए गए। और ये जो मध्य स्तर बना इसमें भी एक एक स्तर पाए गए। चूंकि ये 3 स्तरों का बना है तो प्रत्येक स्तरों में एक प्रत्येक कोशिकाओं में क्या हुआ कि एक एक स्तर एक केंद्रक पाए गए हैं। अब सबसे आंतरिक स्तर को हमने क्या कहा, टेपिटम कहा। इसको हिंदी में भी टेपिटम कहते हैं और इंग्लिश में भी टेपिटम कहते हैं, ठीक है। और जो टेपिटम बना ये सबसे महत्वपूर्ण स्तर हो जाता है क्योंकि ये बहुकेंद्रिकीय होता है और यह क्या करता है, बहुत बड़ा योगदान देता है। क्या कहते हैं, परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन सभी स्तरों के बारे में क्या करते हैं, थोड़ी इनके कार्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कार्यों को आपको जब परागकण का निर्माण होगा तो उनके कार्य आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो कुछ कार्यों को बता देते हैं। जैसे बाह्य त्वचा क्या है, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहते हैं। तो बाह्य त्वचा क्या करता है, इसके आंतरिक परतों का या आंतरिक भागों का कह सकते हैं सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है। कौन करता है, एपिडर्मिस करता है, बाह्य त्वचा करता है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं इसके अंदर की त्वचा को हमने क्या कहा, चूंकि इसके विभाजन से बना, प्राथमिक भित्ति कोशिका के विभाजन से बना है। इसको हमने क्या कहा, अंतःस्थीसियम कहा है, इंग्लिश में इंडोथीसियम कहा, ठीक है। ये क्या करता है, ये परागण के समय अपना योगदान देता है। यानी कि परागण की प्रक्रिया कब होती है, जब परागकण क्या होते हैं, परागकोश से निकलते हैं। परागकोश से निकलेंगे कैसे, जब परागकोश का स्फुटन होगा, यानी कि परागकोश से फटेंगे तभी तो परागकण बाहर निकलेंगे। तो ये क्या करता है, परागकोशों के फटने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, स्फुटन में सहायता प्रदान करता है। कौन करता है, अंतःस्थीसियम करता है। अब बारी आती है क्या, मध्य स्तर की। तो मध्य जो स्तर होता है, मिडिल लेयर क्या करता है, यह थोड़ा बहुत पोषण प्रदान करता है। किसको, लघु बीजाणुओं को, ठीक है। लघु बीजाणुओं को थोड़ा बहुत पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। अब जरा सोचिए आप कि हमने किसकी बात कर ली, प्राथमिक भित्ति कोशिका की बात कर ली, प्राइमरी पैराइटल सेल्स के बारे में हमने बात कर लिया। तो अब मध्य में कौन सा कोशिका पाया गया, जरा सोचिए कौन सी कोशिका होगी जो मध्य में पाई गई थी, सेंटर में पाई गई थी। इसी को तो हमने कहा था प्राथमिक स्पोरोजेनिक यानी कि प्राइमरी बीजाणुजनक कोशिका, इसी को तो हमने कहा था। तो ये क्या होता है, अभी सुरक्षित ये पड़ा हुआ है किसमें, लघु बीजाणुधनी के केंद्र भाग में सुरक्षित पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमने स्तरों का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो टेपिटम आखिरी स्तर क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है किसको, इस कोशिका को, बीजाणुजनक कोशिका को पोषण प्रदान करता है। पोषण जब प्रदान करता है तो क्या होता है, इसमें भी विभाजन होता है। चूंकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो टेपिटम क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इनको कह सकते हैं तो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि जब तक लघु बीजाणु पोषण नहीं प्राप्त करेगा तो इससे परागकणों का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। और सबसे महत्वपूर्ण आप कहेंगे मध्य स्तर भी पोषण प्रदान कर रहा है, तो ये इसको हमने महत्वपूर्ण क्यों नहीं कहा। तो टेपिटम क्या है, इसका कार्य हम आगे पढ़ेंगे जब। तो टेपिटम क्या करता है, एक कैलेज नामक एंजाइम का स्राव करता है। उसका कार्य क्या है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं इसका, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। एक ही बार में इसको नहीं बताया जा सकता है। इसके कार्यों को जब आएगा परागकण के निर्माण में, सभी कार्यों को इसके बारे में एक स्टेप बाय जानेंगे, ठीक है। तो हमने आज क्या जाना कि एक लघु बीजाणुधनी के सभी स्तरों के बारे में हमने आज जान लिया कि कैसे निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम शुरू से एक बार इसको बता देते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रक्रियाएं हुई। तो जो प्रक्रिया थी, सबसे पहले जब हम परागकोश को काटें, किसमें क्षैतिज स्थिति में काटें, तो हमें कुछ संरचना दिखाई दी थी जिनमें क्या थे, 4 लघु बीजाणुधनियाँ पाई गई थी। परागकोश द्विपालित था, 2 लॉब्स उसमें पाए गए। तो हर एक लॉब में कितने लघु बीजाणुधनियाँ पाई गई, 2-2 पाई गई थी। माइक्रोस्पोरेंजिया 2-2 पाई गई थी प्रत्येक पालियों में, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधनियाँ होती हैं, 4 लघु बीजाणुधनियाँ होती हैं। इतना क्लियर है। अब हमने क्या बताया कि प्रत्येक लघु बीजाणुधनी में क्या पाई जाती थी, कोशिकाओं का समूह यानी कि ऊतक पाए जाते थे। उन कोशिकाओं को हम क्या कहते थे, अधोस्तरीय कोशिका यानी कि हाइपोडर्मस सेल कहते थे, जो लघु बीजाणुधनी के अंदर पाई जाती थी।
और इससे पहले हमने क्या बताया था कि प्रत्येक लघु बीजाणु ध्वनि के चारों तरफ एक संरचना कॉमन होती है, सामान्य होती है, एक स्तर सामान्य होता है, सामान्य रूप से पहले से मौजूद था। उस स्तर को क्या कहते हैं हम? बाह्य त्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। यही स्तर की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, जो अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं वो पोषण प्रदान करती हैं, विकास प्राप्त करती हैं और फूल जाती हैं। जब ये फूल गई कोशिकाएं, इनकी संरचनाओं में परिवर्तन हुआ तो हमने इन कोशिकाओं को क्या कह दिया? प्रापर्श्व कोशिका कह दिया, आर्कीस्पोरियस सेल कह दिया। अभी जो आर्कीस्पोरियस सेल थे उनमें क्या हुआ? मिटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 2 प्रकार की कोशिकाएं इससे बनी। कौन कौन सी कोशिकाएं बनी थी? पहला था प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटस सेल, और जो दूसरा था उसको हमने कहा था प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल कहा। अब हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे थे? प्राथमिक भित्ति कोशिका के बारे में बात कर रहे थे, पैराइटस सेल के बारे में बात कर रहे थे। ये जो पैराइटस सेल्स होती हैं वो लगातार क्या करती रहती हैं? विभाजन करती रहती हैं। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। जिसके कारण क्या होता है, ये लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर क्या होते हैं? कई स्तरों का, कई लेयर्स का निर्माण कर लेती हैं। हमने क्या कहा? उन स्तरों को अलग अलग नाम दे दिया और उनके कार्यों के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया। इतना हमने बताया आज। तो दोस्तों अगले बार हम मिलेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? दूसरी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। और इससे क्या होता है, इसी से ही क्या होता है, आगे की प्रक्रिया होती है जिससे परागकण बनते हैं। परागकण कैसे बनते हैं? आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या लघु बीजाणु होते हैं वही परागकण हैं? ये पहला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो लघु बीजाणु होते हैं उन्हीं को क्या हम परागकण कहते हैं या कह सकते हैं? इसका आप हाँ में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और इसके बारे में हम जो दूसरा हमारा एक बच गया है कोशिका, कौन सी कोशिका? प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रक्रियाएँ होती हैं और ये परागकण कैसे बनता है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो हमारी नई नई वीडियो बनती हैं, जो बनाई जाती हैं आपको समझाने के लिए, वो आपको सबसे पहले मिल जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।